सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे आईसीएसई सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशंस का क्लास 10th का ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर। और इस क्वेश्चन पेपर का हम लोगों ने सेक्शन ए सॉल्व कर लिया था लास्ट वीडियो में। एंड मैंने उस वीडियो में ये भी बोला था कि अगर उस वीडियो पे 500 लाइक्स कंप्लीट होते हैं तो मैं इस पेपर का सेक्शन बी भी सॉल्व कराऊंगा। सो इस वीडियो में हम लोग सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे अभी। तो आईसीएसई सेम 1 एग्जामिनेशन का ज्योग्राफी का पेपर ये रहा और अभी हम इसमें सेक्शन बी ओपन कर लेते हैं। सो ये रहा इस पेपर का सेक्शन बी और इसका सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 10 तक आपके टोपोग्राफी के क्वेश्चंस थे एंड इसके बाद आपके चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं अभी। सो क्वेश्चन नंबर 11 है, वेयर आर द वेरियस फॉरेस्ट कंजर्वेशन मेथड्स दैट कैन बी अंडरटेकन। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक चीज़ गलत है कि यहाँ पे वेयर की जगह वॉट होगा। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं, व्हाट आर द वेरियस फॉरेस्ट कंजर्वेशन मेथड्स दैट कैन बी अंडरटेकन। मतलब फॉरेस्ट कंजर्वेशन मेथड्स इनमें से कौन कौन से हम कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखो 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो पहला है अफॉरेस्टेशन एंड स्टॉपिंग इनडिस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ ट्रीज। सेकेंड है लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग, ये तो उल्टा ही हो गया। फिर अलाउइंग एनिमल्स टू ग्रेज इन फार्म लैंड, ये भी एक तरह से नुकसान ही करेगा। मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ फॉरेस्ट एरियाज, ये एक ठीक मेथड है लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अफॉरेस्टेशन अगर हम करते हैं, अगर हम प्लांट्स लगाते हैं, जंगल खड़े करते हैं फिर से लगा के, और जंगल को काटना हम लोग बंद अगर करते हैं, सो ये एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन का एक अच्छा मेथड है। सो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सो अगला क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ क्लाइमेट एक्सपीरियंस्ड इन इंडिया। तो अगर आप लोगों ने क्लाइमेट वाला मेरा वीडियो देखा है या क्लाइमेट चैप्टर पढ़ा है अपनी बुक में, सो आप सबको पता होगा कि इंडिया एक्सपीरियंस करता है ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट इज सेकंड। तो ये अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो आप पढ़ लेना क्लाइमेट चैप्टर एक बार। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 है, विच स्टेट इन इंडिया इज द फर्स्ट टू एक्सपीरियंस द ऑनसेट ऑफ मॉनसून एंड द लास्ट टू सी इट्स रिट्रीट। अब आप सबको पता होगा कि इंडिया जो है वो साउथ वेस्ट मानसून विंड से रेन रिसीव करता है। तो साउथ वेस्ट मानसून विंड सबसे पहले इंडिया में एंटर करती है कहाँ से, साउथ वेस्ट पार्ट में, यानी कि कहाँ पे, केरला साइड। तो यहाँ पे केरला साइड पे सबसे पहले रेनफॉल एक्सपीरियंस होती है और उसके बाद जब आपका रिट्रीटिंग मानसून या विंटर मानसून आता है तो वापस जब उधर से नॉर्थ ईस्ट से विंड्स आती हैं मानसून की, तो लास्ट में केरला ही वो ऐसा स्टेट है जो लास्ट में एक्सपीरियंस करता है मानसून। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इट विल बी केरला। केरला सबसे पहले भी रेन एक्सपीरियंस करता है और जब रिट्रीटिंग मानसून वापस आता है तब आपका केरला ही वो लास्ट स्टेट है जहाँ पे मानसून एक्सपीरियंस होता है। सो इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड फॉर टी एंड जूट कल्टिवेशन। सो अगर आप लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ा होगा तो आप सबको पता होगा कि काल बैसाखी एक बेसिकली स्टॉर्मी टाइप की रेन होती है थोड़ी थोड़ी, तो ये आपकी वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। मतलब वहाँ पे ये रिसीव होती है, वहाँ पे एक्सपीरियंस की जाती है। सो काल बैसाखी एक स्टॉर्म है या फिर रेन कह लो, ये जो मेन रेनी सीजन के पहले थोड़ी सी रेन होती है, ये ज़रूरी होती है फॉर टी कल्टिवेशन एंड जूट कल्टिवेशन। ठीक है, बिकॉज सारे प्लांट्स को कहीं ना कहीं इरीगेशन के लिए वाटर चाहिए। तो मैनुअली आप इरीगेशन करोगे या आर्टिफिशियली करोगे, उससे अच्छा रेनफॉल से जो इरिगेशन हो जाता है वो सबसे बेस्ट रहता है, बिकॉज उसमें कुछ एक्सपेंस नहीं होता और वो नेचुरली ज़्यादा एरिया में एक तरह से इरिगेशन हो जाता है उससे। सो कहीं ना कहीं जो नेचुरल रेनफॉल है तो उस एरिया में जो स्टॉर्मी रेनफॉल होती है मेन रेनी सीजन के पहले वाली, उसको काल बैसाखी कहता है वेस्ट बंगाल में। सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, काल बैसाखी। यही ज़रूरी होती है फॉर टी कल्टिवेशन एंड जूट कल्टिवेशन। इसके बाद आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 है, Which of the following factor is responsible for the rises in the temperature of mainland of India in the month of March? So यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दिए हैं। साउथवर्ड माइग्रेशन ऑफ द सन फ्रॉम द इक्वेटर, ये तो हो ही नहीं सकता, अगर साउथ में सन जाएगा तब तो विंटर हो जाएगा ना, वो तो आपका विंटर सीजन में होता है। फिर उसके बाद सेकेंड, नॉर्थवर्ड माइग्रेशन ऑफ द सन फ्रॉम द इक्वेटर, गर्मियों में इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ आ जाता है, मतलब सन नहीं आता बट अर्थ ऐसे घूम जाता है कि अर्थ का जो नॉर्थ हेमिस्फेयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, वो सन के ज़्यादा क्लोज आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये वाला ऑप्शन जो सेकंड है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। नॉर्थवर्ड माइग्रेशन ऑफ द सन फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से सन थोड़ा सा नॉर्थ साइड आ जाता है, दैट्स वाई इंडिया में इस सीजन में गर्मी बढ़ जाती है, मतलब मंथ ऑफ मार्च में गर्मी शुरू हो जाती है। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 2 जो होगा वो सही हो जाएगा एकदम। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाई हैज थार डेवलप्ड इनटू अ डेजर्ट। सो ये क्वेश्चन है कि थार क्यों एक डेजर्ट
फॉर्म हो गया, डेजर्ट बन गया। सो यहाँ पे इसके ऑप्शंस हैं, इट हैज़ नो क्लाउड कवर, इट इज़ नियर द सी, थर्ड है इट इज़ ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स, एंड फोर्थ है अरावली इज पैरेलल टू साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है अरावली रेंज की वजह से, यानी कि फोर्थ ऑप्शन, अरावली इज पैरेलल टू साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। सो अरावली रेंज के पैरेलल होने की वजह से वो मानसून विंड्स को कहीं ना कहीं रोक नहीं पाती हैं, ब्लॉक नहीं कर पाती हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि वो ब्लॉक नहीं करेंगी तो जो विंड्स हैं, मानसून विंड्स हैं, वो राइज नहीं करेंगी और वो प्रेसिपिटेट नहीं हो पाएंगी। सो इसीलिए ये एरिया बहुत ही कम रेनफॉल रिसीव कर पाता है, जिसकी वजह से ये रेगिस्तान बन गया है। सो आपका यहाँ पे ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, अरावली रेंज की वजह से, बिकॉज अरावली रेंज पैरेलल पड़ जाती है साउथ वेस्ट मानसून विंड्स के। सो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जो कि है गिव रीजंस। इसके 2 पार्ट्स हैं, तो पहला पार्ट अभी हम लोग देखते हैं। सो पार्ट ए है देयर इज हैवी रेनफॉल इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। सो बेसिकली इसका रीजन आपको बताना है कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में हैवी रेनफॉल क्यों होता है। सो इसके 4 ऑप्शंस हैं और इसमें से जो करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स बेसिकली एक माउंटेन रेंज है जो वेस्टर्न रीजन में पाई जाती है, साउथ वेस्ट पार्ट में। सो उसकी वजह से ही उस पर विंड्स टकराती हैं और इसी वजह से वहाँ पे प्रेसिपिटेशन होता है पहाड़ों की वजह से। तो बेसिकली वेस्टर्न घाट्स की वजह से ही आपकी हैवी रेनफॉल होती है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। इसके बाद हम लोग देखते हैं पार्ट बी। सो पार्ट बी है इन जून भोपाल इज वार्मर दैन कोलकाता। सो यहाँ पे इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं ड्यू टू इट्स कॉन्टिनेंटल लोकेशन, एंड दैट इज करेक्ट कि भोपाल जो है वो गर्मियों में ज़्यादा गर्म होता है, बिकॉज वो एक तरह से पूरे इंडिया के बीचों बीच में हो जाता है, वहाँ पे चारों तरफ लैंड एरिया है। सो इट इज़ द रीजन ड्यू टू इट्स कॉन्टिनेंटल लोकेशन। कॉन्टिनेंटल लोकेशन का मतलब कि वो चारों तरफ आपका लैंड एरिया से घिरा हुआ है। सो यहाँ पे ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द रेड कलर ऑफ रेड सॉइल। सो रेड सॉइल रेड क्यों होती है? अगर आप लोगों ने सॉइल चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि रेड सॉइल में आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से उसका कलर हो जाता है रेड। सो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का मतलब है आयरन ऑक्साइड बेसिकली। सो इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। सो यहाँ पे है अफॉरेस्टेशन प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन बिकॉज। सो अफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ लगाने से, जंगल वापस से पेड़ लगा लगा के जंगल खड़े करने से सॉइल इरोजन क्यों कम होता है? तो इसके रीजंस क्या हैं? इट रिड्यूसेस पोल्यूशन, it protects the soil from being exposed, the roots of the trees bind the soil particles, trees produce fruits। तो यहाँ पे देखो आपको वो फायदा कैसे कर रहा है ये नहीं बताना है, आपको ये बताना है कि ट्रीज सॉइल इरोजन को कैसे रोकते हैं। तो सॉइल इरोजन को इस तरह रोकते हैं कि ट्रीज की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखती हैं। दैट्स वाई सॉइल इरोजन क्या होता है, कम हो जाता है, मतलब जो जमीन का कटाव है वो कम हो जाता है। सो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन जो होगा वो एकदम सही हो जाएगा, दैट इज द रूट्स ऑफ द ट्रीज बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 20। सो इसको पढ़ते हैं। सो यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन एंड शुगर केन। सो इसमें से कौन सी सॉइल कॉटन और शुगर केन के कल्टिवेशन के लिए बेस्ट रहती है? सो अगर आप लोगों ने सॉइल्स चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोग को पता होगा कि कॉटन एंड शुगर केन के कल्टिवेशन के लिए सबसे बेस्ट कौन सी सॉइल होती है? ब्लैक सॉइल। सो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को ये पता होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं आगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। सो यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक नेचर ऑफ लैटराइट सॉइल। अब लैटराइट सॉइल जो होती है वो एसिडिक क्यों होती है? सो यहाँ पे रीजंस दिए हुए हैं, एज इट इज फ्राइबल इन नेचर, एज इट रिटेन्स मॉइस्चर, एज द बेसिस लीच डाउन फ्रॉम द टॉप सॉइल, एंड ऑल द अबव आर करेक्ट। सो यहाँ पे सारे रीजंस तो नहीं, यहाँ पे जो थर्ड रीजन है एज दी बेसिस लीच डाउन फ्रॉम दी टॉप सॉइल, क्योंकि टॉप सॉइल से जो बेस होते हैं, बेसिस होते हैं केमिकल्स, वो सारे लीच डाउन हो जाते हैं, मतलब नीचे चले आते हैं एब्जॉर्ब होकर पानी के साथ। तो वहां से बेसिस हट गए, यानी कि सॉइल में सिर्फ एसिडिक पार्टिकल्स या एसिडिक कंटेंट बचा। तो इसी वजह से लैटराइट सॉइल जो होती है वो स्लाइटली एसिडिक नेचर की होती है। सो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आई होप समझ गए होगे। सो इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। सो यहाँ पे है Name the process of removal of soluble minerals, especially the bases and silica, from the horizon A or the top soil by percolating rain water। So ये चीज़ बेसिकली लीचिंग होती है। जब भी टॉप सॉइल में से मिनरल्स पानी में डिजोल्व होके ज़मीन के नीचे चले आते हैं या नीचे परकुलेट हो जाते हैं, सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लीचिंग। लीचिंग का मतलब टॉप सॉइल में से मिनरल्स का रिमूव हो जाना,
ठीक है, वो पानी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ज़मीन के नीचे जज्ब हो जाते हैं, चले जाते हैं। सो यहाँ पे हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है लीचिंग का ही डेफिनेशन ऊपर दिया हुआ है, तो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाएगा लीचिंग। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23। सो क्वेश्चन नंबर 23 है स्टडी द मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन है एंड यहाँ पे छोटा सा मैप आपको ड्रॉ करके दिया गया है। अब यहाँ पे जो देखो शेडेड पार्ट है ये आपका गंगा नदी के आसपास का रीजन है, मतलब गंगा के पास जो प्लेन एरिया होते हैं, गंगा के आसपास जो प्लेन एरियाज हैं वहाँ का ये शेडेड पोर्शन है। तो यहाँ पे इसके ऊपर देखो क्वेश्चन हमसे किए गए हैं। सो यहाँ पे ए पार्ट है विच सॉइल इज फाउंड इन द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन में मतलब कि यहाँ पे जो गंगा प्लेन्स के आसपास यहाँ पे रीजन है, तो यहाँ पे कौन से टाइप की सॉइल पाई जाती है। सो अगर आप लोगों ने सॉइल चैप्टर पढ़ा होगा तो थोड़ा सा आइडिया आप लगा सकते हो कि जहाँ पे भी नदी के किनारे की बात होती है, प्लेन एरियाज की बात होती है, वहाँ पे डिपॉजिटेड सॉइल या फिर एलुवियल सॉइल ही पाई जाती है। सो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज एलुवियल सॉइल। और यहाँ पे बी पार्ट देखो क्या है, हाउ इज दिस टाइप ऑफ सॉइल फॉर्म, इस टाइप की सॉइल किस तरीके से फॉर्म होती है। सो ये हो जाएगा आपका फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स। सो यहाँ पे यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। जो एलुवियल सॉइल होती है वो डिपोजिशन ऑफ सिल्ट की वजह से फॉर्म होती है। रिवर्स बेसिकली क्या करती हैं, जहाँ से वो चलती हैं वहाँ से वो मिनरल्स को लेके आती हैं और उन्हीं मिनरल्स के डिपोजिशन की वजह से, बेसिकली उसको सिल्ट कहते हैं, तो उसके बेस में यही जो मिनरल्स वगैरह होते हैं, इसी को मिनरल्स, मिट्टी या रॉक्स की जो कट रॉक्स के टुकड़े होते हैं वो सब सिल्ट हो जाती है। सो बेसिकली एलुवियल सॉइल ही वो सॉइल है जो डिपोजिशन से बनती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। चलो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। सो यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट एसोसिएटेड विद थॉर्न एंड स्क्रब फॉरेस्ट। सो यहाँ पे है जीरोफाइट और ड्रॉट रेजिस्टेंट, तो ये तो सही है, ये तो आपका एक तरह से एसोसिएटेड होता है। उसके बाद तो इसको मैं ट्रू लिख देता हूँ, टिक नहीं लगाता हूँ, इट इज ट्रू। और एवरग्रीन एंड मल्टी लेयर्ड, तो देखो जीरोफाइट्स जो होते हैं वो एवरग्रीन और मल्टी लेयर्ड नहीं होते हैं, तो ये आपका कहीं ना कहीं फॉल्स है। फिर लॉन्ग रूट्स, ये भी सही है। और लीव्स टर्न इनटू स्पाइन, ये भी सही है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑप्शन निकला जो थॉर्न एंड स्क्रब फॉरेस्ट के बारे में सही नहीं है, तो ऑब्वियसली जो सेकंड ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन सही नहीं है अबाउट थॉर्न एंड स्क्रब फॉरेस्ट। इसके बाद हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 25, पढ़ते हैं इसको। सो व्हाट इज सोशल फॉरेस्ट्री। सो अगर आप लोगों ने सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में पढ़ा होगा तो आप सब यहाँ से देख सकते हो इजीली कि ऑप्शन 1 जो है वो एकदम यहाँ पे सही है। द मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड अफॉरेस्टेशन ऑन बैरन लैंड्स विद द पर्पज ऑफ हेल्पिंग इन दी सोशल डेवलपमेंट्स। सो सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर भी आसानी के साथ लगा सकते हो। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ जो कि है इन विच वेजिटेशन बेल्ट मल्टीपल लेयर्स ऑफ ट्रीज इज फाउंड। सो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ये हो जाएगा इसका सही आंसर, बिकॉज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में ही जो ट्रीज होते हैं वो मल्टीपल लेयर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 27। सो यहाँ पे है वाई आर सुंदरबंस सो कॉल्ड। सुंदरबंस का बेसिकली जो नाम पड़ा है, सुंदरबंस आपका एक फॉरेस्ट एरिया है वेस्ट बंगाल में। सो आप सबको पता होगा कि सुंदरबंस का जो नाम पड़ा है वो वहाँ पे सुंदरी ट्रीज की वजह से पड़ा है। तो बेसिकली यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, द अबंडेंस ऑफ सुंदरी ट्रीज, थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो सुंदरी ट्रीज क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, दैट्स वाई उस जंगल का नाम ही क्या रख दिया गया है, सुंदरबंस। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 28। तो यहाँ पे है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लिटोरल फॉरेस्ट। तो लिटोरल फॉरेस्ट का जो दूसरा नाम है वो होता है टाइडल फॉरेस्ट। टाइडल फॉरेस्ट को ही लिटोरल फॉरेस्ट कहा जाता है। सो इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 29। सो इट इज व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉनसून फॉरेस्ट। अब मॉनसून फॉरेस्ट की चीफ कैरेक्टरिस्टिक हमें बतानी है। सो यहाँ पे है दीज रीजन्स रिसीव मॉडरेट रेनफॉल, सो ये तो सही है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है द ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन, ये भी ऑप्शन सही है। फिर द ट्रीज आर फाउंड प्योर स्टैंड, तो ये भी एकदम सही है। ठीक है, तो ये सारे ही ऑप्शंस क्योंकि सही हैं तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इसके बारे में ये सही हो जाएगा। दैट इज कि मॉनसून फॉरेस्ट की ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सो अगर आप लोगों ने नेचुरल वेजिटेशन चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। वैसे अगर नहीं पढ़ा है तो उसके ऊपर मैं जल्दी ही वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप लोग इस चैनल पर बने रहना, मैं जल्दी ही नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर लेके वीडियो एक आने वाला हूँ। इसके बाद हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 30। सो क्वेश्चन नंबर 30 इज विच इज द मोस्ट एडवांस एंड एफिशिएंट मेथड ऑफ इरिगेशन। तो एडवांस मेथड ऑफ इरिगेशन जिसमें सबसे कम पानी लगता है और सबसे एडवांस मेथड होता है वो होता है आपका ड्रिप इरिगेशन।
जहाँ पे पानी को सीधे उसकी जड़ों तक पहुंचाने के लिए पूरा पाइप सेटअप किया जाता है, तो ड्रिप इरिगेशन ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जाता है और सीधे जड़ों तक पहुंचता है जहाँ उसकी ज़रूरत होती है। तो इसमें वेस्टेज ऑफ वाटर बहुत कम होता है, लेकिन ये ज़्यादा लगाया नहीं जा पाता है बिकॉज ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, तो सब लोग इसको नहीं लगा पाते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 31। सो क्वेश्चन नंबर 31 इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरिगेशन इज। सो इरिगेशन की बेसिकली मीनिंग क्या होती है। सो यहाँ पे है द वाटर रिसीव्ड बाय रेनफॉल, रॉन्ग है ये। द मैन मेड अरेंजमेंट ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द फील्ड्स, ये आपका ट्रू है। द स्टोरेज ऑफ रेन वाटर, ये तो इरिगेशन नहीं होता। और ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, ये भी इरिगेशन नहीं होता। सो इरिगेशन का आपका मतलब क्या हो जाएगा, द मैन मेड अरेंजमेंट ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द फील्ड्स, जो इंसान प्रोवाइड करते हैं पानी खेत को, उसको हम बोलते हैं इरिगेशन। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 32। सो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कैनाल फाउंड इन इंडिया। सो इंडिया में कौन से टाइप्स के कैनाल मोस्टली फाइंड किए जाते हैं। सो यहाँ पे आपका हो जाएगा पेरिनियल कैनाल्स। सो इंडिया में मोस्टली जो कैनाल्स पाई जाती हैं वो ज्यादातर पेरिनियल कैनाल्स ही होती हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पेरिनियल कैनाल्स। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। सो इसको पढ़ते हैं। Sprinkler irrigation is efficient but is still not very common method used for irrigation by the farmers. Why? अब स्प्रिंकलर इरिगेशन आप लोगों ने देखा होगा, खेतों में स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं छिड़काव करने के लिए, वो घूमते रहते हैं और पानी चारों तरफ ऐसे स्प्रिंकल होता रहता है। सो ये क्यों ज़्यादा नहीं लगाया जाता है बाय फार्मर्स। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या होगा, बिकॉज देर इज़ लॉस ऑफ वाटर बाय सीपेज। ये तो गलत है बिकॉज ये थोड़ा सा एडवांस मेथड है, इसमें पानी कम लगता है। इट इज़ एन एक्सपेंसिव मेथड ऑफ इरिगेशन, ये सही ऑप्शन है बिकॉज ये मेथड काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। आप पूरे खेत में स्प्रिंकलर्स लगाओगे, ये काफ़ी महंगा पड़ता है, इसीलिए हर किसान इसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, बिकॉज इट इज़ एक्सपेंसिव मेथड, सो दैट्स वाई किसान लोग इसको नहीं ज़्यादा अडॉप्ट कर पाते हैं, लगा पाते हैं अपने खेतों में। सो इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 34। वाई डू द इनंडेशन कैनाल्स हैव लिमिटेड यूज। तो इनंडेशन कैनाल्स का लिमिटेड यूज क्यों होता है, बिकॉज दे गेट वाटर ओनली व्हेन द रिवर्स आर इन फ्लड। सो ये हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। इनंडेशन कैनाल्स बेसिकली वो कैनाल्स होती हैं जब रिवर में फ्लड आता है, जब रिवर एक तरह से ओवरफ्लो होने लगती है, तभी इन कैनाल्स में पानी छोड़ा जाता है। तो बेसिकली जब बाढ़ की हालत आएगी तभी आप इन कैनाल्स को पानी दोगे, तो ये कैनाल्स का ज़्यादा यूज़ आप नहीं कर सकते हो। सो इसीलिए इन कैनाल्स का आप ज़्यादातर इरिगेशन के लिए यूज़ कर ही नहीं सकते हो, बिकॉज जब बाढ़ आएगी तभी पानी छोड़ा जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ जब बाढ़ आएगी तब आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी। सो इसीलिए इन कैनाल्स का काफ़ी लिमिटेड यूज़ रह जाता है। सो दैट्स वाई इन कैनाल्स का, जो इनंडेशन कैनाल्स होती हैं, इनका काफ़ी लिमिटेड या कम यूज़ ही होता है। ठीक है, क्योंकि जब बाढ़ आएगी तभी इसमें पानी छोड़ा जाएगा। चलो इसके बाद आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 35, जो है मैच द फॉलोइंग। सो यहाँ पे है 4 ऑप्शंस दिए हैं और इनको मैच करना है आपको कि ये किन जगह पाए जाते हैं। तो बेसिकली ये सारे आपके वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स हैं, वाटर कंजर्वेशन के मैकेनिज्म्स हैं, या वाटर कंजर्वेशन के लिए कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा, जो कि पहले बनाई जाती थी, आजकल तो कोई नहीं बनाता है इनको। तो पहले बनाई जाती थी उन पर्टिकुलर रीजन्स में, आजकल भी बनी हुई हैं वहाँ पे। सो वहाँ पे इनको लोकल नामों से बुलाया जाता है। इन वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स को या वाटर कंजर्वेशन के लिए जो चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे तालाब हो गए या कोई अलग चीज़ हो गई, तो वहाँ पे इनका लोकल नेम क्या होता है ये यहाँ पे दिए हुए हैं, और इनको आपको मैच करना है कि ये किस एरिया से रिलेट करते हैं। राइट, सो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है खत्री, जो खत्री हैं, खत्री आपके पाए जाते हैं वेस्टर्न हिमालयाज में। सो खत्री हो जाएगा वेस्टर्न हिमालयाज, मतलब थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा पहले का। फिर है जोहाद। अब जोहाद कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके सेंट्रल इंडिया में पाए जाते हैं, तो जोहाद हो जाएगा सेंट्रल इंडिया में, मतलब बी का फोर्थ ऑप्शन हो गया। फिर इसके बाद सी जिंग। जिंक आपके कहाँ पाए जाते हैं, जिंक पाए जाते हैं लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में जिंक पाए जाते हैं। और लास्ट है सुरंगम। सुरंगम आपके पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट्स में, बेसिकली एक सुरंग टाइप की खोदी जाती है और वहां पे उसको सुरंगम बोलते हैं। सो ये आपके वाटर कंजर्वेशन के मेथड्स हैं, तो यहाँ पे आप टिक कर लो। सो ए का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एंड डी का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सो ये हो गया हमारा मैच द फॉलोइंग। सो बस यहीं पे पेपर हमारा खत्म होता है, इसके बाद कोई और क्वेश्चन नहीं है।
सो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे जितने भी मैंने यहाँ पे अभी आपको सॉल्व करवाए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में नीचे लिख के बता सकते हो, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के किसी और टॉपिक में कोई दिक्कत है तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। और बाकी अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।